नमस्कार दोस्तों, सीटेट परीक्षा 8 फरवरी 2026 को होगी। उसके लिए आपको लगातार एनसीईआरटी की क्लासेस कराऊंगा, जो कि पेपर 2 एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है। आज मैं बात करने वाला हूं एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 6 का पहला टॉपिक, जिसका नाम है प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहां और कैसे। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं, टॉपिक तो आपको पूरा कराया ही जाएगा। उसी के साथ अब तक पूछे गए सीटेट की परीक्षा में इसी टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन 2011 से लेकर अब तक आए हुए होंगे, वे भी क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक में कराया जाएगा। यानी कि प्रत्येक टॉपिक अब मैं जितने भी आपको कराऊंगा, उन सभी टॉपिक में अब तक पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल किया गया है, ताकि आप सभी लोग अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को समझते हुए चलें। सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं आखिर अतीत के बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। यानी कि प्राचीन काल के लोग क्या क्या कर सकते थे, उनके बारे में हम लोग क्या क्या जान सकते हैं। जैसे जान सकते हैं पहले के लोग क्या खाया करते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहा करते थे। हम आखेटकों यानी कि शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियां हासिल करने वाले हैं इस चैप्टर में। चलिए सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे नर्मदा नदी की। एक नदी इस चैप्टर में महत्वपूर्ण है, उसका नाम है नर्मदा नदी। यहाँ से एग्जाम में भी काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। नर्मदा नदी है, यहाँ पर कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ पर रह रहे हैं। यानी कि वर्तमान समय में भी नर्मदा नदी के तट पर लोग रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब मैंने आपको बताया शिकारी थे, ठीक है ना। संग्राहक का मतलब होता है जो जंगल से पेड़ पौधे के जो फल होते हैं, फूल होते हैं, उनको इकट्ठा करते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकारी के आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों या यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार यानी कि आखेट भी किया करते थे। ये मैंने आपको बात बताई नर्मदा नदी की। अगर आप लोग नोट्स खरीदना चाहते हो, एनसीईआरटी 678 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपको मिलेगी। और नोट्स के साथ आपको 2011 से अब तक यानी कि आज तक के जितने भी सीटेट के एग्जाम अब तक हुए हैं, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप लोगों को नोट्स यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया, नर्मदा नदी के बारे में यहाँ पर बताया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोग कहाँ रहते थे। नर्मदा नदी, कई लाख वर्ष पहले लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। आरंभिक लोगों में कुछ कुशल संग्राहक थे, जो जंगल से फल फूल जड़ को यहाँ पर संग्रह किया करते थे, और जानवरों का कुछ लोग यहाँ पर शिकार भी किया करते थे, ठीक है ना। उसी प्रकार यहाँ पर बात करने वाले हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर मैं सबसे पहले स्त्री व पुरुषों ने गेहूं तथा जौ जैसी फसल को उपजाया था। सबसे पहले क्या उपजाया था? गेहूं तथा जौ जैसी फसल को यहाँ पर उपजाया था। तो नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से मिलेंगे, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी आपको देखने को मिलेगी। और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मैं देख सकते हो कि 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना आरंभ किया था, वे क्षेत्र कौन से थे? तो वे क्षेत्र थे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां। तो क्वेश्चन आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पर नोट्स खुद हैंड रिटन बनाए हैं, तो इसलिए आप लोग इन नोट्स को भी खरीद सकते हो। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप लोग इन नोट्स को खरीद सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके, ठीक है ना। नोट्स आप लोग यहाँ पर देख ही सकते हो कि चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया है 2011 से 24 तक के, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर भी लिखना चाहूँ 9696400597, ठीक है ना। चलिए आइए यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। नर्मदा नदी के बारे में मैंने आपको बताया, कई लाख वर्ष पहले लोग यहाँ पर रहा करते थे। उसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लूँ सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ जो कि पाकिस्तान वाले इलाके में हैं, ठीक है ना। ऐसे स्थान है जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ कर दिया था। उन्होंने भेड़ बकरी
और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू कर दिया। ये लोग गांव में रहते थे, ठीक है ना। तो इतनी बात आप लोग यहाँ पर समझ गए, किसकी बात? सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों की। यहाँ पर 8000 वर्ष पहले लोग रहा करते थे। उन्होंने सबसे पहले गेहूं को उपजाया, जौ को उपजाया, और अपने साथ में उन्होंने भेड़ बकरी जैसे जानवरों को भी पालतू यहाँ पर ही बनाया था, ठीक है ना। उसके बाद गारो और मध्य भारत की पहाड़ियां, जो कि मध्य भारत में पड़ती हैं, है ना, ये कुछ ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। क्वेश्चन एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाए चावल कहां पर सबसे पहले उपजाया गया, तो आप बताओगे गारो तथा मध्य भारत की पहाड़ियों में। गेहूं चावल की बात करूं तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों का नाम आप लोग ले लेना, ठीक है ना। ये मानचित्र आपका रहा। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, जो कि ये पाकिस्तान वाला इलाका है यहाँ पर, ठीक है ना। और ठीक है ना, इस प्रकार से बिंद की पहाड़ियां जो कि मध्य भारत में आपको देखने को यहाँ पर मिलेंगी। चलिए आइए आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात करेंगे सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों की, ठीक है ना। सहायक नदी उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। लगभग 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। यहाँ पर दो चीजें आपकी कन्फर्म हो जाती हैं। पहली चीज क्या है कि 4700 वर्ष पहले कुछ आरंभिक नगर जो थे, जैसे हड़प्पा हो गया, है ना, लोथल हो गया, ये नगर आपके 4700 वर्ष पहले ये नदियों के किनारे फले फूले थे। जैसे हड़प्पा आपका हो गया सिंधु नदी के किनारे है, आपको पता होगा, आगे के चैप्टर में आपको बताऊंगा भी, पहली लाइन। दूसरी, समुद्र के किनारे वाले नगरों का विकास 2500 वर्ष पहले हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए बात कर लेते हैं आगे। यहाँ पर क्या है, सोन नदी के बारे में यहाँ पर देख लो, जो कि गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो पहली बात यहाँ पर कन्फर्म सामने निकल के आती है कि गंगा के दक्षिण भाग को प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। क्वेश्चन अभी आपको एक साथ यहाँ पर कराऊंगा, तब आप लोग देख सकते हो। तो इतनी मैंने आपको सुलेमान के बारे में बताया, गंगा के बारे में बताया, सोन नदी के बारे में बताया, गारो और मध्य भारत की पहाड़ियों के बारे में बताया। अब आपको यहाँ पर नोट्स से क्वेश्चन को भी यहाँ पर आपको करा देता हूँ, ठीक है ना। आइए सबसे पहले जितना मैंने अभी आपको समझाया उनके क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर करा देता हूँ, ठीक है ना। नोट्स आप लोग खरीद लेना क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से एग्जाम में आया 2014 के एग्जाम में। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां थीं, जहां पर 8000 वर्ष पहले लोगों ने रहना शुरू किया था। नर्मदा के आसपास क्षेत्र में तो लोग कई लाख वर्ष पहले से रह रहे हैं, लाखों वर्ष से लोग रह रहे हैं नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर कंफर्म हुआ। दूसरा क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? तो मगध अभी आपको बताया गंगा का दक्षिणी भाग जिसको मगध बोलते, मगध वर्तमान में बिहार राज्य में स्थित है। दूसरी बात भी यहाँ पर आपकी क्लियर हो चुकी है, ठीक है ना। आइए आगे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से एग्जाम में आपको देखने को मिले थे, ठीक है ना। अभी आगे आपको यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आगे इतना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे उनको भी करा दिया। आगे यहाँ पर है देश के नाम। देश के नाम जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पहले उत्तर पश्चिम की ओर आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। तो पहली बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, जो अपना भारत का नाम है ये किस प्रकार से चलन में आया। तो पहली बात 2500 वर्ष पहले जब भारत में उत्तर पश्चिम की तरफ ईरानी लोग आए और यूनानी लोग आए, तो इन्होंने सिंधु, जो कि सिंधु नदी वाला क्षेत्र था, सिंधु नदी वाले क्षेत्र को इन्होंने हिंदोस बोला, है ना, या इंदोस बोला।
और इस नदी के पूरब में स्थित भूमि के प्रदेश को इंडिया कहा गया। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में इसका उल्लेख देखने को मिलता है, भरत कबीले का, ठीक है ना, जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। तो दूसरी बात यहाँ पर कंफर्म होती है, भरत नाम का उल्लेख किस में मिलता है? भरत नाम का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। चलिए आइए बात करेंगे आगे। यहाँ पर बात कर लेते हैं अतीत के बारे में कैसे जाने, ठीक है ना। एक चीज यहाँ पर आती है पांडुलिपि की, जिसको इंग्लिश में मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द जो है वो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो कि लैटिन शब्द मेनू जिसका अर्थ होता है हाथ से, ठीक है ना। ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। तो जो पांडुलिपियां थी प्राचीन काल की, वे हाथों से लिखी जाती थी। किस पेड़ से लिखी जाती थी? भुर्ज नामक पेड़ की छाल पर लिखी जाती थी। यह भुर्ज वाला पेड़ था, ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता था। दूसरी बात भी यहाँ पर क्लियर हुई। और यहाँ पर आप लोग एक बात और जान लेना, ठीक है ना। 1000 वर्ष पहले लिखी गई किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी एक ऐसी पांडुलिपि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये पांडुलिपि कुछ इस प्रकार से लिखी जाती होंगी। अगर शायद आप लोग म्यूजियम में कभी गए होंगे, ठीक है ना, मैं तो जाता रहता हूँ म्यूजियम में, तो मैंने बहुत सारी इस प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट यानी कि पांडुलिपियां देखी हैं, जिसको यहाँ पर पढ़ना भी नामुमकिन है, यानी कि आप लोग पढ़ नहीं सकते हो इन अक्षरों को, ऐसा यहाँ पर लिखा रहता है, ठीक है ना। ठीक है ना। आगे यहाँ पर बात करेंगे मैन्युस्क्रिप्ट की ही। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े मकोड़ों ने खा लिया, क्योंकि पांडुलिपियां आपके ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। जो कीड़े मकोड़े रहते थे वो पत्तों को काट लिया करते थे, यानी कि खा लिया करते थे। तो कुछ आपकी नष्ट भी मतलब कि हो जाती थी। फिर भी कई पांडुलिपियां आज भी उपलब्ध हैं। जो पांडुलिपियां हम लोगों को प्राप्त हुई हैं ना, तो ये पांडुलिपियां मंदिरों से प्राप्त हुई हैं। बिहार क्या होता है? बौद्ध धर्म के जो स्थल होते हैं, पूजा पाठ कह सकते हो, तो वो बिहार कहलाते हैं। वहीं मंदिरों से प्राप्त की गई हैं कुछ पांडुलिपियां। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। जो पांडुलिपियां होती हैं उनके अंदर किस विषय पर लोग लिखा करते थे, तो वह विषय आपके क्या क्या थे? धार्मिक मान्यताओं के व्यवहार लिखा करते थे, राजाओं या रानियों के जीवन को लिखा करते थे, औषधियों के बारे में लिखा करते थे, विज्ञान आदि के बारे में लोग लिखा करते थे पांडुलिपियों में, जो कि मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुआ करती थी, जिसको आपको यहाँ पर मैंने सिंपल शब्दों में समझा दिया। महाकाव्य, कविताएं, नाटक भी इनमें से कई संस्कृत में लिखे गए हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में है। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं। पहली बात, प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते हैं, ठीक है ना। जैसे महावीर और बुद्ध ने अपने उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। इतना मैंने आपको समझाया, भुर्ज पेड़ की छाल के बारे में बताया, मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में बताया। अब इनसे जुड़े सारे क्वेश्चन आपको नोट्स के जरिए यहाँ पर करा देता हूँ। नोट्स आप लोग खरीद लेना, बार बार यहाँ पर कह रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर आप लोग मैसेज करके फटाक से मतलब कि PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 6, 7, 8 हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो इतना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। आगे के क्वेश्चन आपको यहाँ पर कराता हूँ पांडुलिपि से, ठीक है ना। तो पांडुलिपि का पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन में कहा गया है, पांडुलिपियों और अभिलेखों पर निम्नांकित 2 कथनों A और B पर विचार कीजिए और सही उत्तर यहाँ पर आपको चुनना है, जो कि अभिलेख को भी यहाँ पर साथ में दे दिया गया है। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा भुर्ज नामक वृक्ष की खास, यानी कि वृक्ष की यहाँ पर छाल लिखा होना चाहिए, छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। तो पहली बात यहाँ पर बिल्कुल सही मानी जाएगी। अभिलेख जो होते हैं ये पत्थर या धातु की सतह पर लिखे जाते हैं, उत्कीर्णित किए जाते हैं। दोनों बातें सही हो जाएंगी, यहाँ पर दोनों आपकी सही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, प्राचीन हस्तलिपि यानी कि पांडुलिपि से संबंधित से सही नहीं है, यहाँ पर नहीं वाला आपको बताना है, ठीक है ना। वे हस्तलिखित थी, उनके बाद मुद्रित की गई थी, ये कभी भी मुद्रित नहीं की गई थी। पहली बात,
कुछ हस्तलिपियां पत्थर या धातु पर भी उकेरी गई थीं, ये सही बात हो जाएगी। वे प्रायः ताड़ पत्थरों पर लिखी जाती थी, सही हो जाएगा। वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है, बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर पहला वाला आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद मुद्रित की गई, ये कभी भी मुद्रित नहीं की गई थी क्योंकि उस जमाने में कागज थोड़ी ना उपलब्ध था। तो पहली बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ पर लिखा भी है, ये गलत है। अब आगे आपको बताऊंगा, तब आगे के क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराऊंगा, ठीक है ना। तो पांडुलिपियों के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पर बात करने वाले हैं अभिलेखों की। अभिलेख ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्णित किए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे कोई पत्थर हो गया या कठोर धातु हो गई, उस पर ये लेख लिखे जाते थे प्राचीन काल में। ये लेख काहे के लिए लिखे जाते थे? राजा लोग अपने लिखवाते थे या कोई जनसाधारण लोग भी अपने लेख लिखवाते थे। दानों का, जो दान किया करते थे, दान का भी वितरण उसमें लिखाया जाता था। तो आगे इसी जानकारी को यहाँ पर अध्ययन कर लेते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्णित करवाते थे ताकि लोग इन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिसमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्णित करवाए। मान लो एक पत्थर है बहुत मजबूत वाला, उसमें लेख लिखे रहते हैं, वही आपका होता है अभिलेख। अशोक के ज्यादातर अभिलेख लिखे गए हैं, ठीक है ना। लड़ाइयों के बारे में भी अभिलेख में लिखा जाता था, स्त्री पुरुष भी अभिलेख को लिखवाते थे, राजा रानियां भी अभिलेख को लिखवाते थे। आगे बात कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता था। पुरातत्वविद पत्थर ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों और चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन किया करता था, ठीक है ना। और पुरातत्व एक ऐसा व्यक्ति होता है जो औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों, सिक्कों आदि की छानबीन कर खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर या पक्की मिट्टी अथवा धातु की भी बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर अथवा जल्दी नष्ट होने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आगे, पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की भी हड्डियां ढूंढते हैं। इससे उन्हें जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते होंगे, किस प्रकार की वनस्पतियों का प्रयोग करते थे अपने बचाव करने के लिए। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते थे, वे जले हुए रूप में बचे रहते थे, ठीक है ना। तो इस प्रकार के पुरातत्वविद जो स्रोत हुआ करते हैं उनको ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। आगे बात कर लेते हैं। पांडुलिपियां, अभिलेखों, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का इस्तेमाल करना अधिक पसंद करते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बात करेंगे। अतीत एक या अनेक। अतीत एक है या अनेक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्राय अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? उनके पास संसाधन नहीं थे, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि वे जंगल में शिकार में ही व्यस्त रहा करते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो इतना आपको बता दिया। आगे यहाँ पर बात है आपकी तिथियों का मतलब, जैसे बीसी हो गया, एडी हो गया, इनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप एक रेखा समझो इस प्रकार की, ठीक है ना। इसको मैंने नोट्स में भी समझाने का प्रयास किया है। जैसे एक रेखा है, ये है आपका 0, यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ है, ईसा मसीह का जन्म हुआ है। यहाँ पर 1, 2, 3, 4 आगे की बढ़ेंगी तिथियाँ, यहाँ पर पीछे घटेंगे। यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग यहाँ पर 2000 वर्ष में हैं, 2025 कह लो, ठीक है ना। 2025 में यहाँ पर आए। पीछे की बात करेंगे, इसको ईसा पूर्व कहते हैं, ईसा पूर्व, ठीक है ना, बिफोर क्राइस्ट। इसको एडी कहते हैं, यानी कि वर्तमान काल, एनो डोमिनी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर आप लोग समझ लो एनसीईआरटी में क्या बताया गया है। ईसाई ईसा मसीह से इसकी गणना की जाती है, अतः 2000 वर्ष पहले कहने का मतलब है ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। ईसा मसीह के जन्म से पहले की सभी तिथियों को ईसा पूर्व, ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं।
इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यहाँ पर ये रही सारणी, इस सारणी को आप लोग देखो, बहुत यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिले हैं। तिथियां, अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व, जिसका मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के पहले। बीसी का मतलब क्या होता है? बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट बार बार क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आया है, ठीक है ना। कभी कभी तुम तिथियों से पहले एडी, हिंदी में ईसवी लिख सकते हो। जैसे 2000 आपको 30 को एडी कहोगे, क्या कहोगे? 2030 को आप लोग एडी कहोगे, यानी कि 2030 ईसवी। पहली बात, एडी को आपने यहाँ पर समझ लिया, बीसी को आपने समझ लिया। बिफोर क्राइस्ट मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है यानी कि वर्तमान काल भी कह सकते हो। एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है, जिसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह आप लोग सीई, कॉमन एरा का इस्तेमाल करते हो, और बीसी की जगह पर बीसीई का प्रयोग करते हो, यानी कि बिफोर कॉमन एरा का आप लोग इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। कॉमन एरा बीसी बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप में इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से पहले का होता है। बीपी का भी प्रयोग होने लगा है। तो आपने यहाँ पर 3 चीजें सीख ली। पहली आपको मैंने बताया बीसी, फिर मैंने आपको बताया एडी, फिर आपको बताया मैंने सीई कॉमन एरा, फिर बीसीई आपको बताया, फिर बीपी मैंने आपको बताया। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट, इस मतलब कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। एडी का मतलब एनो डोमिनी, मतलब कि वर्तमान काल, जैसे 2030 आप कहोगे। सीई का मतलब क्या होता है? एडी को ही कभी कभी सीई कहते हैं, कॉमन एरा, और बीसी को ही कभी कभी बीसीई कहते हैं, बिफोर कॉमन एरा। बीपी बिफोर प्रेजेंट, है ना, वर्तमान से पहले। पूरा चैप्टर आपका खत्म हुआ। अब आपको यहाँ पर ये मिलान वाला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। तो नर्मदा नदी पे लाखों वर्ष पहले लोग रहा करते थे, ठीक है ना। मगध पहला एक जनपद था, ठीक है ना। गारों की पहाड़ियां आपकी मध्य भारत में पड़ती हैं, ठीक है ना। तो नर्मदा घाटी में सबसे पहले लोग क्या किया करते थे दोस्तों? तो आखेट किया करते थे, संग्रहण किया करते थे, ठीक है ना। और प्रथम नगर आपके सिंधु नदी के किनारे विकसित हुए हैं, तो इसका मिलान इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा। मगध क्या है? पहला एक बड़ा राज्य था पहली, ठीक है ना। और गारो की पहाड़ियों में दोस्तों क्या हुआ था? कृषि का विकास आप लोग कह सकते हो। और गंगा घाटी में 2500 वर्ष पहले नगरों का विकसित होना। अब आपको कुछ क्वेश्चन और आपके छूटे थे, जिनको यहाँ पर आपको कराता हूँ। नोट्स आप लोग कर लेना, क्योंकि नोट्स में आपको ओल्ड NCERT भी देखने को मिलेगी, क्योंकि आपको NCERT आपकी ये न्यू वाली मैंने आपको कराई, नोट्स में दोनों को मैंने कंबाइन किया है, ठीक है ना। यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी है अच्छे ढंग से, ठीक है ना। अशोक के अधिकांश अभिलेख ग्रीक अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। कंधार में एक अभिलेख आपका पाया गया है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। यूनानी यहाँ पर लिखा है ना, यूनानी अरामोइक पाया गया है कंधार से। ये वाला NCERT में कहाँ था, यहाँ पर आप लोग देख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। क्या देख सकते हो? अभिलेख प्राप्त हुआ है कंधार से, अशोक का है, ठीक है ना। किस लिपि में आपका लिखा है? यहाँ पर ये भी लिखा है यूनानी तथा अरामोइक में लिखा है, जो कि 2 भिन्न लिपियों का तथा भाषाओं का नाम होता है, यूनानी तथा अरामोइक। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्वेश्चन एग्जाम में इसी वर्ष से पहले महीने में आया था, यानी कि जुलाई 2024 की परीक्षा में क्वेश्चन एग्जाम में आया। गेहूं जौ फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों से प्राप्त हुए हैं, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपको अपने नोट्स से आपको करा रहा हूं। नोट्स आप लोग जरूर से जरूर खरीद लेना, क्योंकि प्राइस बहुत कम रखा गया है औरों की तुलना में, है ना। औरों तो आपको लूटते रहते हैं, इनका प्राइस बिल्कुल कम रखा गया है, ठीक है ना। आगे वह व्यक्ति क्या कहलाते हैं? जो ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, पुरातत्वविद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पुरातत्वविद कहलाते हैं। आगे सीई का प्रयोग होता है, सीई कॉमन एरा के लिए प्रयोग होता है। आंसर भी मैंने आपको बताया है, ताकि आपका समय यहाँ पर बच सके। डायरेक्ट आंसर देने का प्रयास किया है।
अभी मैंने आपको BC AD सब कुछ बताया। कॉमन एरा का मतलब क्या होता है? कॉमन एरा क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है, ठीक है ना। मैंने ये भी अभी आपको बताया। आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जा सकता है? तो 2012 में ही पूछा गया है, तो AD कहोगे ना। अभी मैंने आपको बताया AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, ठीक है ना, वर्तमान काल भी कह सकते हो, वर्तमान समय भी कह सकते हो। आगे BCE बिफोर कॉमन एरा कहाँ पर है? बिफोर कॉमन एरा, ये रहा बिफोर कॉमन एरा, ऑप्शन V यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में इस चैप्टर से आए थे, जिनको मैंने आपको करा दिया। आप लोग नोट्स अवश्य रूप से खरीद लेना। कमेंट बॉक्स में आपको नंबर व्हाट्सअप वाला मिल जाएगा, उस पर मैसेज करके आप लोग फटाक से खरीद लेना, क्योंकि नोट्स बाकायदा आपको बेहतरीन ढंग से प्रस्तुत किए गए हैं हर चैप्टर वाइज। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।